हाय स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन में इसमें क्या है, देखिए कॉस्ट के बारे में इससे पहले वीडियो में हमने जब टैरिफ के बारे में डिस्कस किया था तो टैरिफ के बारे में हमने बताया था कोई भी टैरिफ निर्धारित करने के लिए दो कॉस्ट उसमें आपके बारे में बताया था। एक होता था फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता था रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमने कहा था कि किसी और वीडियो में हमने उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में आज मतलब इतना ही, मतलब यही है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, तो उसमें जो भी एनर्जी वो जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनुअली कॉस्ट होगा वो दो प्रकार की होंगी। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट होगा, जैसे टोटल एनुअल कॉस्ट बराबर हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, दूसरा आपका रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। अब देखिए इसको हम जो टोटल एनुअल जो होता है कॉस्ट को हम सी से प्रदर्शित करते हैं तथा फिक्स कॉस्ट को हम ए इंटू किलोवाट करते हैं। रनिंग कॉस्ट के जगह पर हम बी इंटू किलोवाट आवर में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जहाँ पर ये क्या है आपका फिक्स कॉस्ट पर किलोवाट इन रुपीस पर एनम एनुअली। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जो ये होगा फिक्स कॉस्ट होगा। जैसे मान लिया कोई इस प्रकार के कंज्यूमर है 1 किलोवाट का यूज़ कर रहा है, मान लिया उसका फिक्स कॉस्ट अगर 200 है तो 200 फिक्स रहेगा। मान लिया अगर कोई 2 किलोवाट का है तो 400 हो जाएगा। कोई 5 किलोवाट का हो तो 1000 उसका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू है वो फिक्स रहता है, मल्टीपल रहता है दो वाट में। उसके बाद है आपका बी है रनिंग। रनिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर इन रुपीस पर इसमें देखिए जैसे ए वाला जो ए था वो फिक्स कॉस्ट था, उसमें मतलब ये था कि चाहे वो आपका 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, उसका फिक्स कॉस्ट कन्फर्म था। जैसे मान लिया 200 फिक्स कॉस्ट कर दिया तो 1 किलोवाट वाला कंज्यूमर होगा तो फिक्स कॉस्ट के रूप में उसे 200 रुपया देगा। 2 किलोवाट वाला कंज्यूमर होगा तो 200 देगा, मतलब आपका 400 देगा। अगर मान लिया 5 किलोवाट का कंज्यूमर है तो वो 1000 रुपये पे करेगा। ठीक है, उसी तरह भी होता है रनिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर इन रुपीज़ है। तो रनिंग कॉस्ट का अंतर्गत तो हो जाएगा, जैसे मान लिया कि कोई कंज्यूमर है वो आपका 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो मान लिया उसकी 5 रुपया पर यूनिट है तो उसे 10 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह आपका 100 यूनिट खर्च किया है तो उसे 500 रुपया देना पड़ेगा एज रनिंग कॉस्ट के तौर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। सी बराबर आपको जो टोटल एनुअल कॉस्ट बराबर था फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, जहाँ पे हम टोटल एनुअल कॉस्ट को हम सी से प्रदर्शित कर रहे थे। फिक्स कॉस्ट को ए इंटू किलोवाट तथा रनिंग कॉस्ट को बी प्लस किलोवाट आवर था। ठीक है, इस तरह से था। इसके बाद हम और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका जो भी अभी हमने डिस्कस किया फिक्स कॉस्ट, तो उसके फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में आपने अभी देखा क्या था, वो ए इंटू किलोवाट था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपके जो निम्नलिखित होते हैं, फॉलोइंग कुछ निम्नलिखित जो पॉइंट हैं वो आपके आते हैं। क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहले आता है लैंड।
ठीक है। जो लैंड मतलब जहाँ पे जनरेटिंग या सब स्टेशन बना है वो लैंड का रेट हो जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने में जो पैसा खर्च होता है चीज़ों को इधर से उधर लाने में, उसका पैसा। तथा इसके अलावा मैनेजमेंट का हो जाएगा। उसके बाद प्लानिंग डिजाइनिंग, तो आपका तो एक एक करके हो जाएगा, ज़्यादा प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, एक एक चीज़ बता देता हूँ। प्लानिंग है, डिजाइनिंग हो जाता है। उसके बाद जो मशीन वहाँ उस जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन पे जो उपयोग होते हैं उसका होता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइन उपयोग की जाती है उसका, सब स्टेशन का। उसके अलावा जो हायर सैलरी पे जो कर्मचारी रखे जाते हैं स्टार्टिंग में उसकी सैलरी, तथा इंश्योरेंस का हो जाएगा, टैक्स का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं, ये आपके फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था आपका रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट में इसी तरह के होते हैं। ठीक है, ये रनिंग कॉस्ट भी हो जाता है आपका। रनिंग कॉस्ट, देखिए रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत मतलब ये आता है, जैसे कोई मान लिया जनरेटिंग स्टेशन हो चाहे सब स्टेशन हो, अगर वो रन के कंडीशन में है और चल रहा है तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपका उसका ईंधन फ्यूल मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ वाटर होना चाहिए, वाटर की उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा ऑयल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लुब्रिकेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसका मेंटेनेंस के लिए चाहिए। इसके अलावा रिपेयर वाला भी चाहिए, आपका रिपेयर का होना चाहिए। इसके अलावा केयर देखभाल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तथा जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन के लिए चाहिए, पे के लिए चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो भी धनराशि जो व्यय होती है इन सब चीज़ों में, फ्यूल में, वाटर में, तेल में, लुब्रिकेंट में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, केयर में पेमेंट देने में, तीन सब चीज़ों में जो भी आपका खर्च होता है जो पैसा, वो रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन कॉस्ट को हम उसको बताने के लिए हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका फिक्स कॉस्ट था, एक रनिंग कॉस्ट था। फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत लैंड आ रहा था, बिल्डिंग आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा था, मैनेजमेंट आ रहा था, प्लानिंग आ रही थी। इसके अलावा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के हेतु जो लाइन यूज की जाती है, उसके अलावा मशीनरी होते हैं, हायर सैलरी पे जो भी आपके कर्मचारी होते हैं, वेतन होता है, इंश्योरेंस होता है, टैक्स होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आती थी। उसी तरह रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत था। तो रनिंग कॉस्ट में आप जैसे कोई भी सब स्टेशन है, चाहे आपका जनरेटिंग स्टेशन है, तो रनिंग के समय वहाँ पे होने वाले फ्यूल के खर्च, वाटर, ऑयल, लुब्रिकेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर, केयर, वेतन इत्यादि में जो मतलब आपके जो कॉस्ट आते हैं वो आपके रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद हमने जब फिक्स कॉस्ट में एक टॉपिक पढ़ा था वो महत्वपूर्ण है, हमने देखा डिप्रिसिएशन। तो उसी के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, ठीक है, एनुअल डिप्रिसिएशन। तो एनुअल डिप्रिसिएशन क्या है? देखिए बेसिकली देखिए क्या है कि मान लिया कोई भी पावर हाउस है, माना एक कोई एक पावर आपका जनरेटिंग स्टेशन है।
या पावर हाउस है कोई, ठीक है, कोई एक पावर हाउस है, ठीक है। जब एक कंटिन्यूअस रूप से जब ये चलता है, कंटिन्यूअस रूप से चलने के कोई भी जनरेशन कंटिन्यूअस रूप चलता ही है, तो कंटिन्यूअस रूप से चलने के कारण, ठीक है, जो इसमें मशीनरी जो मशीन होते हैं, जो मशीन होते हैं, तो उनके पार्ट के चलने के कारण घिसते हैं तथा टूट फूट होती है। जो भी जैसे मान लिया कोई भी पावर हाउस है, तो वहाँ पे जो भी उपकरण होंगे या मशीन होंगे, तो वो चलने के कारण उसके पार्ट पुर्जे क्या होते हैं, घिसते हैं, ये घिसते हैं या टूट फूट होती रहती है, ठीक है। तो इससे जो भी आपकी मशीनरी होती है उसकी जो कार्य क्षमता तथा जो उनकी जीवन काल घट जाती है, ठीक है, घट जाती है, जिससे आपकी इनिशियल कॉस्ट लगातार कम होती रहती है, ठीक है। जो उसका इनिशियल कॉस्ट होता है वो कम होता रहता है। इनिशियल कॉस्ट के कम होने की इसी घटना को ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या है, देखिए, किसी पावर हाउस के कंटिन्यूअस रूप से चलने के कारण, ठीक है, चलने के कारण मशीनों के अंगों में जो भी मशीनरी होती है उसके जो पार्ट में आपका घिसाव तथा टूट फूट हो जाती है, ठीक है। उसके मशीनों के अंगों में क्या हो जाता है, घिसाव तथा टूट फूट हो जाती है, जिससे मशीन की जो कार्य क्षमता तथा लाइफ आपकी कम हो जाती है, जिससे इनिशियल कास्ट आपकी लगातार कम होती जाती है। इसे ही हम डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके बुक में तो दिया है, मतलब बुक में दिया है, इसका डिफिनेशन लिखा है, तो आप लिख लीजिए या बोल लेते हैं। देखिए, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस के कंटिन्यूअस या बोलते हैं सतत ऑपरेशन या प्रचलन के कारण मशीनरी, जो मशीन के पार्ट में घिसाव, तथा आपका टूट फूट हो जाती है, टूट फूट होती रहती है। इससे इसकी कार्य क्षमता व तथा जीवन काल, मतलब लाइफ घटने के कारण इसका इनिशियल कॉस्ट लगातार कम होती रहती है, जिससे
जिसे मूल ह्रास या दूसरे शब्द इंग्लिश में से हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या देखिए, पावर हाउस के सतत प्रचलन प्रचलन के प्रचलन के कारण मशीन के पार्ट में घिसाव तथा टूट फूट होती रहती है। इससे इसकी कार्यक्षमता तथा लाइफ घटने के कारण इसका इनिशियल कॉस्ट लगातार कम होती रहती है, जिसे जिसे मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम किसे डी से प्रदर्शित करते रहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका डिप्रिसिएशन। एक शब्द और है आपका सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू जिसे हिंदी में हम निस्तांतरण मूल्य कहते हैं। एक क्या होता है देखते हैं। देखिए क्या है कि जो भी प्रत्येक पावर हाउस होता है एक निश्चित उपयोगी जीवन काल होता है। जैसे कोई भी पावर हाउस होगा तो फिक्स है कि वो 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा या 25 साल चलेगा, वो फिक्स है उसका। ठीक है, तो वही बात इसमें डिस्कस किया है, करना है कि कोई भी आपका पावर हाउस है तो उसका जो निश्चित उपयोगी जीवन काल है वो आपका फिक्स होता है। उस मतलब उपयोगी जीवन काल के पश्चात जो भी उसका यूटिलाइज जो टाइम है उसके पश्चात जो भी उसके में जो मशीनरी होती है उसमें टूट फूट इतनी बढ़ जाती है कि उसको रिपेयर करना आपका इकोनॉमिक काफ़ी इकोनॉमिक्स हो, मतलब इकोनॉमी हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब पैसे निवेश करना पड़ता है। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसे बंद करके जो भी पावर हाउस में जो मशीनरी है तथा उसमें जो संपूर्ण आपका पावर हाउस है उसको हम नीलामी करते हैं। ठीक है, उसे नीलाम कर देते हैं। जो भी नीलामी से जो प्राप्त धनराशि होती है, ठीक है, जो भी आपका पुराना जो भी पावर हाउस था बेचने के पश्चात या नीलामी के पश्चात जो हमें धनराशि प्राप्त होती है उसी को हम आपका स्लेवेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली क्या था निस्तारण मूल्य क्या था कि आपका प्रत्येक पावर हाउस का उपयोगी जीवन काल फिक्स होता है। एक निश्चित समय के पश्चात उसकी टूट फूट इतनी बढ़ जाती है उसके रिपेयर में ठीक है, रिपेयर करना काफ़ी इकोनॉमिक हो जाता है, मतलब काफ़ी खर्चीला हो जाता है। इस स्थिति में उस पावर हाउस को बंद करना उचित रहता है। ठीक है, बंद करने के पश्चात मशीनरी तथा पावर हाउस को नीलामी की जाती है। नीलामी से प्राप्त धनराशि को ही हम आपका स्लेवेज वैल्यू या निस्तांतरण मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या है, लिख लेते हैं। पावर
पावर हाउस के उपयोगी जीवन काल के पश्चात पावर हाउस के उपयोगी जीवन काल के पश्चात या कह सकते हैं पावर हाउस के उपयोगी जीवन काल फिक्स होती है। इसकी पावर हाउस की उपयोगी जीवन काल फिक्स होती है। इसके पश्चात जो टूट फूट होती है, टूट फूट बढ़ जाती है, जो रिपेयर में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इस स्थिति में पावर हाउस को बंद करके संपूर्ण पावर हाउस को नीलाम करना उचित होता है। नीलामी से प्राप्त धनराशि को स्लेवेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है पावर हाउस के उपयोगी जीवन काल? पावर हाउस के उपयोगी जीवन काल फिक्स होती है। इसकी पश्चात टूट फूट बढ़ जाती है, जो रिपेयर में ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इस स्थिति में पावर हाउस को बंद करके संपूर्ण पावर हाउस को नीलाम करना उचित होता है। नीलामी से प्राप्त धनराशि को हम स्लेवेज या निस्तांतरण मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ था। इसके बाद इसी में एक और छोटा सा शब्द है। देखिए क्या है कि जो भी पावर हाउस का उपयोगी जीवन काल में प्रतिवर्ष कुछ धनराशि हम बचत की जाती है।
ठीक है, कोई भी बार हाउस होता है तो उसके उपयोगी जीवन काल में कुछ धनराशि को हम क्या करते हैं, बचाते हैं, ताकि उपयोगी जीवन काल में ही हम नया बिजली घर नया बिजली घर बनाने हेतु इनिशियल कॉस्ट को हम इकट्ठा कर सके। इसी धनराशि को जो हम इकट्ठा करते हैं, उसी धनराशि को हम स्थापना लागत कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डिप्रिसिएशन फंड भी कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।